अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। अच्छा, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी डायबिटीज़ की सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई। तो अब मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो सीरीज़। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी से जिक्र करने से पहले, जैसे अभी हम बता रहे, नाम ही सजेस्ट कर रहे रेटिना यानी इट इज़ रिलेटेड टू आई। तो सबसे पहले तो हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि हम देखते कैसे हैं, जनरलाइज। तो सबसे पहले कोई लाइट फॉल करती है हमारी आई पे, ठीक है, कॉर्निया देन प्यूपल देन आयरिस, उससे वो क्रॉस करके हमारे कॉर्न्स एंड रोड्स जो होते हैं वो जो कलर डिफाइन करते हैं, उसके बाद यहाँ फिर ऑप्टिक नर्व पे जाते हैं और ऑप्टिक नर्व जाता है आपके ब्रेन को सिग्नल देता है और फिर वो आपको इमेज नज़र आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक वाइट बोर्ड, ब्लैक शर्ट टीचर, ये पूरा जो सिस्टम है ये आपके ब्रेन को सिग्नल गया है ऑप्टिक नर्व के थ्रू और आप देख रहे हैं। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो होता यूँ है कि जो आई की जो ब्लड सप्लाई है ना वो मुतासिर हो जाती है, यानी वो प्रॉपर नहीं पहुंचती, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आपको रेटिनोपैथी या देखने में रुकावट पेश आती है। होता क्या है कि अगर मैं एक ब्लड से सपोज दीज रेड लाइंस आर ब्लड सप्लाई ऑफ द आइज, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ, मैं बड़ा करके दिखाया जाए, ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें तो ये सपोज ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड चल रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई हो रही है। अब जब डायबिटीज़ होती है ना, जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो दो तीन वजूहात की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है ना, उसकी जो वेजल्स हैं, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो थिक हो जाती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से होता है कि लेमन टर्म में अगर बताऊं तो एक चीज़ अपनी इलास्टिसिटी खो जाती है, स्मूथ ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता, हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड हो जाता है तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा होता। ना सिर्फ ये बल्कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग के साथ ये थोड़ी सी लीकी भी हो जाती है। लीकी मतलब यानी कि जो ब्लड कंटेंट है ना, बट ब्लड इटसेल्फ नहीं, ब्लड कंटेंट जो है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी प्रोटीन्स होगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स वो नज़र आ जाते हैं, जैसे हम हार्ड एक्सुडेट्स कहते हैं। आगे हम बात करेंगे। बाद में ब्लड भी थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन वो एक लेटर स्टेज में जाके निकलता है। तो हार्ड एक्सुडेट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े ब्लड कंटेंट में ब्लू में ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ये भी निकलना शुरू हो जाता है। तो जब हम फंडोस्कोपी के थ्रू आई के अंदर देखते हैं तो हमें थोड़े थोड़े येलोश स्पॉट या वाइटिश स्पॉट नज़र आते हैं आई के अंदर, हार्ड एक्सुडेट्स अगर देखने हो तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या हो रहा होता है, देखिए, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, अपनी इलास्टिसिटी खो देती है, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचता, फिर लीकी होती है, कंटेंट भी नहीं पहुंचता, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। जब हाइपोक्सिया होता है तो ब्लड सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को कि जी ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो कुछ करें। तो फिर ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने की वजह से न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं। यहाँ पर अब थी ना, तो वो न्यू ब्लड वेसल, पतली न्यू ब्लड वेसल फॉर्म होती है ताकि ब्लड सप्लाई को पूरा किया जाए। लेकिन चूंकि ये बहुत जल्दी बनती हैं तो ये थिन होती है, तो लो क्वालिटी की होती है इन सेंस, ठीक है, लो क्वालिटी की होती है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ये भी नहीं पहुंचाती। तो इवेंचुअली लेटेस्ट स्टेज में जब न्यू ब्लड वेसल बनती हैं, छोटी पतली, तो ये रैप्चर कर जाती हैं। जब ये रैप्चर करती हैं तो ब्लड स्पॉट्स भी नज़र आना शुरू होते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लड ब्लॉट या डॉट हेमोरेज कहते हैं। डॉट तो हेमोरेज यानी इस तरह कि ब्लड वेसल है तो ये थोड़ी सी स्वेल हो गई, ठीक है, तो आपको डॉट हल्के से नजर आएंगे यहाँ पर ना ब्लड वेजल्स के अंदर ही। लेकिन जब हेमोरेज होता है तो ब्लड बाहर भी निकलना शुरू होता है, यानी वेजल से थोड़ा लीक आउट होता है। पहले लीकी थी लेकिन वो तो हार्ड एक्सुडेट्स जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि काफ़ी देर से ये डायबिटीज़ जब रहती है और आप कंट्रोल नहीं करते तब सवेयर मसले होते हैं, तो फिर ब्लड स्पॉट भी आपको फंडोस्कोपी के थ्रू नज़र आ रहे होते हैं। तो होता क्या है, जब आप कंट्रोल नहीं करते डायबिटीज़ को और ये कंटिन्यूस चलता रहता है तो इट कैन डैमेज द रेटिना, रेटिनल डैमेज हो जाता है और फिर इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है ना तो हाइपरटेंशन के चांसेस आ, यानी ब्लड प्रेशर रेज के चांसेस भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपको ये दोनों होते हैं ना तो ये जो आपको बीमारी है ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपको ये समझ लें कि सोने पे सुहागा हो जाता है, डायबिटीज भी हो रही है और हाइपरटेंशन भी है, तो इसका मतलब आपको रेटिनोपैथी भी हो सकती है, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। इसी वजह से किसी शख्स को अगर डायबिटीज़ है तो कहते हैं कि उसको हमेशा हर सालाना चेकअप कराना चाहिए अपनी आंखों का,
कि आया कि मसला तो नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टेज में पकड़ ले तो हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी। तो ये होगी रेटिनोपैथी के बारे में। अब अगर हम बात करें डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है किसका? किडनी का। और ये फिल्टर करता है आपका ब्लड, ठीक है, ताकि यूरिन और फिर बाद में जो अनरिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन के थ्रू। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया, जब डायबिटीज़ होती है तो ब्लड में शुगर लेवल रेज होता है, और शुगर क्या है? एक सल्यूट है। अब जब ऑस्मोलैरिटी रेज्ड होती है तो आपके सेल्स के थ्रू थोड़ा वाटर जाता है ताकि वो बैलेंस आउट करे, उसको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करे। अब इसी के चक्कर में आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है, यूरिन एक्सक्रीट आउट करने की आपको ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। जब ज़रूरत पेश आती है, बार बार आ रहा है तो ये है एफरेंट आर्टरियल, जो ब्लड लेकर जाता है नेफ्रॉन्स की तरफ, ठीक है, ताकि ब्लड फिल्टर हो। जब बार बार आ रहा है तो ये जो एफरेंट आर्टरियल है ये डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब जब जीएफआर जब बार बार ये भूलती है, इसका मतलब जीएफआर रेज होता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो जीएफआर रेज्ड होता है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर ये बोमन कैप्सूल जो है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, ये सपोर्ट कर होते हैं, इसे हम मेसेंजियल सेल कहते हैं। अब मेसेंजियल सेल क्या काम होता है? ये सपोर्ट करता है। अब चूंकि जीएफआर रेज्ड है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये जो मेसेंजियल सेल ना ये भी थोड़े फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में, क्योंकि वर्क ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। इसके बड़े होने से क्या होता है? जो ब्लड वेजल है ना वो थोड़ी सी और थिन हो जाती है। उसके ऊपर ये कि जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि ब्लड वेजल जो है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन होती है, तो इसमें भी यही होता है। शुगर लेवल ब्लड में रेज है तो जाहिर बात है पैथोलॉजी तो कॉज करेगा। तो इसमें भी जो इसकी ये जो तो गुच्छा है ना ब्लड सप्लाई का, कैपिलरीज का, इसमें भी जो ये जो वेजल्स है ना, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होती है, यानी सेक्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि प्रॉपर आपकी फिल्ट्रेशन ब्लड की नहीं होती, क्योंकि ये डैमेज हो रही है ना। ये तो एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, स्क्लेरोसिस, उसके बाद मेसेंजियल सेल भी हाइपरट्रॉफिक हो गए हैं, तो ये इसकी थिकनिंग हो जाती है और ये डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होना यानी खराब होना शुरू होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो स्टेन्स के थ्रू आपको थोड़े निड्यूल्स भी नजर आते हैं। अगर आप देखें ना, अगर आप इसको हिस्टोपैथोलॉजी देखी जाए तो इसमें आपको निड्यूल्स नजर आते हैं, जिसे हम कहते हैं किमल, इसको मैं ब्लू में लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं किमल स्टिल नोड्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वाइज से ये पूछा जा सकता है किमल स्टिल नोड्यूल्स किस चीज का करेक्टर है, तो फिर हम कहते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब जीएफआर रेज्ड, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस, स्क्लेरोसिस, इन सब की वजह से डैमेज जब कॉज होता है तो क्या होता है कि जैसे कि छानी है, हम छानते हैं, तो अगर छानी में ज़्यादा सुराख कर दें तो प्रॉपर वो छान नहीं सकते, सब चाय छान नहीं सकता, फिर पत्ती भी जाएगी। एक और टर्म में अगर समझाएं, जैसे एक गोल कीपर है, ठीक है, तो उसके 10 पोल्स हैं और 10 गोल कीपर्स हैं, तो वो गोल रोक लें। लेकिन अगर वो 10 गायब कर दिए जाएं और मैं कहूँ ये 2 गोल कीपर हैं और आप 10 प्लेयर किक मारते हैं फुटबॉल को, तो वो एक तो अपना गोल रोकेंगे, दूसरा कोशिश करेंगे दूसरा भी रोकें, लेकिन वो 6 के 6 नहीं रोक सकेंगे, बाकी या 6 नहीं रोक सकेंगे, 2-2 करके शायद रोक ले, लेकिन 6 नहीं रोक सकेंगे। अलबत्ता वो कोशिश जरूर करेंगे। अब जब बाकी नहीं रोक सकेंगे तो इसका मतलब गोल होते रहेंगे। यही है कि छानी प्रॉपर जब छानेगी नहीं तो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भी जाते रहेंगे, यानी कि प्रोटीन, तो प्रोटीन भी यूरिन के थ्रू आती रहेगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन आपके ब्लड यूरिन में आती है। कितनी? जब आपकी पूरे दिन में यूरिन का, अगर हम 24 आवर यूरिन कल्चर करेंगे तो आपके ब्लड में जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो 300 mg से ज़्यादा होगा, मोर देन 2 occasion। जब ये होगा तो हम कहेंगे द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक नेफ्रोपैथी इफ ही इज हैविंग डायबिटीज, ठीक है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जब प्रोटीन बार बार जा रही है, ठीक है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, प्लस ये जहां पे डिपोजिशन होती है और तो ये प्रॉपर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये डैमेज होते हैं तो फिर क्या होगा? देन इट लीड्स टू ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज। बहुत कॉमन है, पेशेंट हॉस्पिटल में ये बहुत आते हैं। तो फिर ये होता है ऐसे पेशेंट को, फिर एवेंचुअली रीनल फेलियर हो जाता है और फिर डायलिसिस की तरफ चला जाता है।
तो अब इसको कंट्रोल करें। नॉर्मली हम इन चीज़ों को कंट्रोल, इसमें भी जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो बहुत प्लस प्लस चांसेस है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम नॉर्मली ARDs या ARBs या एस इनहिबिटर्स देते हैं विद स्टैटिन प्लस एस्पारिन देते हैं, ताकि हम इसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें और इसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल भी लिपिड जो है, जो आपका LDL का लेवल है वो रेज्ड हो जाता है, ठीक है, और HDL कम होता है, तो स्टैटिन इसके लिए देते हैं, और एस इनहिबिटर्स ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, तो ज़्यादा बोझ ना पड़े आपके नेफ्रॉन्स पे, ठीक है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं। तो इन चीज़ों का फिर यही है कि हर सालाना आपको चेकअप कराना चाहिए, आपके यूरिन कंप्लीट टेस्ट करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करनी चाहिए, और आपका हर साल डायबिटीज़ की जो पेशेंट है अपना ऑफ्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास चेकअप भी कराना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होगी डायबिटीज़ की। अच्छा, जनरली अब हम बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि जो सुइयाँ चुभती हैं पाँव में, या अक्सर बहुत कॉमन आपने सुना होगा। अब इसमें क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, अब इसमें होता यूं है कि आपने पढ़ा है, जैसे मैंने नेफ्रॉन का जिक्र किया, किडनी में यूनिट है किडनी का, इसी तरह न्यूरॉन जो है वो आपके ब्रेन का जो सिस्टम है ना उसकी ये ककाई है, इससे सिग्नल पहुंचते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर अगर मैं रफली ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये बॉडी, ठीक है, ये श्वान सेल होते हैं, और ये एक्सोन जिधर में ये एक्सोन ये सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, यहां से वो सिग्नल पहुंचाते हैं, नेफ्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है। लेकिन जब डायबिटीज होती है ना, तो ये आपके जो ये श्वान सेल्स होते हैं ना, ये डैमेज होते हैं। जब ये डैमेज होते हैं तो इसका मतलब न्यूरॉन्स काम नहीं करते। जब न्यूरॉन्स काम नहीं करते तो प्रॉपर आपका ब्रेन का सिग्नल नहीं पहुंचाते। जब ब्रेन का सिग्नल नहीं पहुंचाते तो डिफरेंट पैथोलॉजी कॉज होती है, यानी कि आपकी सेंसरी रिस्पॉन्स वीक होता है, यानी कि आप उंगलियां टच करें, ठीक है, आपको महसूस नहीं होती, आपको पाँव पे चोट लगती है, अक्सर बहुत कॉमन पाँव पे चोट लगती है किसी डायबिटिक पेशेंट को, या कोई चोट लगती है तो रिकवर नहीं होती, क्योंकि पहली बात है जब उसको चोट लग रही है तो उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था, उसकी जो सेंस है ना पेन की वो ख़त्म हो जाती है, सेंसरी रिस्पॉन्स। फिर आपका मोटर रिस्पॉन्स, मूवमेंट भी, बाज़ पेशेंट को डायबिटीज़ जब कंटिन्यूस होती है तो मूवमेंट रिस्पॉन्स, उसका जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर मुतासिर होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है, लाइक उसके हाथ पाँव एकदम, ये जो बाजू हाथ है वो प्रॉपर उसकी उंगलियां वर्क नहीं कर सकती। क्योंकि न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, नेफ्रॉन्स मुतासिर होते हैं, क्यों श्वान सेल डैमेज होते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो भी मुतासिर होता है, यानी कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, या फिर इवन के आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं, दिल प्रॉपर धड़कता नहीं है, या कोई कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो इन चीज़ों से हम देखते हैं। सेंसरी में जैसे बताया सेंस नहीं होती, अब यानी आपको पेन रिसेप्टर नहीं होता, तभी तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो होता है ख़ास तौर पे उसके पाँव का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप शूज़ पहन रहे हैं, कोई भी नोकीली चीज़ या कोई पाँव शूज़ में, या शूज़ का ही कोई छोटी सी उसको शूज़ का ही कोई छोटा पार्ट जो उसको तकलीफ पहुंचा रही होती है तो वो उसको ज़ख़म कॉज कर देती है, ज़ख़म बना देती है, जिसकी वजह से उसको पता नहीं लगता, पहले तो इनिशियल पता नहीं लगता, फिर वो बढ़ता रहता है और फिर ज़ख़म हो जाता है, और बाद में पता लगता है, फिर रिकवरी नहीं होती। प्रॉपर रिकवरी क्यों नहीं होती? ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती, पहला क्यों नहीं पहुंच होती, बेसमेंट ब्रेन की थिकनिंग वगैरह जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, और लीकी प्रोटीन। फिर उसके बाद सेंस नहीं पहुंच रही होती, यानी ब्रेन को पता ही नहीं होता कि आपको यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है। हमें तो है ना कि चोट लगती है, पहले सोजिश होती है, दर्द होती है, लाल होता है, तो ये सिस्टम उनके मुतासिर हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन प्रॉपर नहीं पहुंचा रहा होता सिग्नल। फिर ब्लड सप्लाई भी मुतासिर होती है शुगर के पेशेंट को। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। हवा वो सेंसरी हो या मोटर, यानी उसका वर्किंग कंडीशन भी मुतासिर होती है, या ऑटोनॉमिक सिस्टम हो, यानी कि अक्सर पेशेंट को देखा है कि जी हाजमा ठीक नहीं है, खाना खाते प्रॉपर हजम नहीं होता। डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत होता है क्योंकि उनकी जो GIT की मोटेलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। फिर उसके लिए हम प्रोकाइनेटिक देते हैं ताकि GIT की जो कंडीशन है ये मुतासिर ना हो। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, गाबापेंटीन देते हैं, ठीक है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं
जो डायबिटिक के न्यूरोपैथी में वो कंट्रोल की जा सके। अलबत्ता एक चीज़ बहुत कॉमन है, खबा वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो या फिर रेटिनोपैथी हो, कोई भी जो ड्रग आती है ना वो सिर्फ आपको इनिशियली रोकती है आपको बीमारी से, लेकिन ये आपको परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी डाइट या अपने शुगर लेवल को डाउन खुद नहीं करते तब तक ना डायबिटिक नेफ्रोपैथी ठीक होने वाली, ना डायबिटिक रेटिनोपैथी परमानेंट ठीक होने वाली, ना न्यूरोपैथी। तो करना खुद आपने। जो ड्रग्स हैं ये बस थोड़े कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। कैटलिस्ट क्या होता है कि जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की हेल्प करता है, मदद करता है। सो बस इस जो चीज़ पे हम ख़त्म करते हैं, मैंने जनरली बात की ताकि ये ख़त्म करूँ डायबिटीज़, सो दैट आई विल गो फॉर GIT। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम GIT को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, पैथोफिजियो मेडिसिन उसकी पढ़ेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे। सो डायबिटीज़ के लिए इतना ही, शुक्रिया।